परिचय दें ज़रा सभी का, जो भी आज जुड़े हुए हैं लोग। जी, जी। गुड इवनिंग सभी को। इस ऑनलाइन वार्ता का हमारा मुख्य उद्देश्य जो भी छात्र ऐसे हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको एक सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही कम समय में अच्छी रणनीति के साथ और निश्चित सफलता को तय करना इस ऑनलाइन ओपन वर्कशॉप का उद्देश्य है। हमारे साथ डॉक्टर फयाज हुसैन जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिंस पांडे जी जुड़े हुए हैं, और मुझे आप लोग जानते ही हैं, डीसीएम पे मैं आप मुझे जानते हैं, जुड़े हैं कहीं ना कहीं हमसे। मेरा नाम इम्तियाज खान है, तो मैं भी जुड़ा। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे आज कि यूजीसी जो नेट है उसमें जो समाज शास्त्र है और राजनीति शास्त्र है, इसके साथ ही जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से हम अपनी जो हमारी रिजल्ट है उसमें हम अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर फयाज हुसैन जी से कहूंगा कि वो बच्चों को बताएं या जो भी तैयारी कर रहे हैं कि वो किस हिसाब से पढ़ें, क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पीएचडी भी कर रखी है, कई बार नेट जेआरएफ है। इसके साथ ही प्रिंस जी थोड़ा सा माइक म्यूट कीजिएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा हुआ है, तो साहित्यिक जगत में भी उनका ठीक है, और डॉक्टरेट है और नेट जेआरएफ है। इसके साथ अभी वर्तमान में मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे हैं द सक्सेस आईएएस में, तो पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है वो, और वो आपको बताएंगे कि भाई कैसे तैयारी करनी है, क्या रणनीति होने चाहिए यूजीसी नेट जेआरएफ निकालने की या असिस्टेंट प्रोफेसर की। सर आपका स्वागत है, आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। क्या मैं सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, ऑडियो आवाज आपकी आ रही है। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने एक इतना अच्छा एक मीट रखा है गूगल मीट पर, क्योंकि आज के समय में परीक्षा पास करना है, खासतौर से यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एक बड़ा मुश्किल, एक कठिन मार्ग होता जा रहा है ये। तो सबसे पहले धन्यवाद है आपका, द लाइसियम के इस प्लेटफॉर्म पर आपने जोड़ा है, और प्रिंस सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। और जो भी प्रतिभागी, जो भी उम्मीदवार हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए जुड़े हुए हैं, उन सबका भी आभार है। तो अब बात विषय पर आकर करते हैं कि जैसा कि आज का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा वो है कि यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र और उसके फर्स्ट पेपर के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। तो अक्सर ये आप सुनते होंगे, अपने साथियों के साथ ये सुनते होंगे कि जो है कि पहले पेपर आसान होता था और अब पेपर मुश्किल होता जा रहा है। तो ये बात वास्तविक रूप से सही है और सच भी है कि 2015, 14, 13 में जो नेट जेआरएफ के लिए पेपर आता था, वो किसी भी विषय का हो, वो पहले आसान होता था और अब पेपर जो है वो मुश्किल है। क्योंकि इस मुश्किल में पहली कड़ी तो यह है कि पहले पेपर आपको हार्ड कॉपी मिलती थी एग्जाम में, और आपको वो सब कंप्यूटर पे जाके करना है, तो ये अपने आप में एक मुश्किल कड़ी यही हो जाती है। और इसके साथ साथ जो मुश्किल हो रहा है उसमें एक ये भी है कि अब प्रश्नों की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, वो थोड़े से मुश्किल और टफ होते जा रहे हैं। चाहे वो आप प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें या फिर आपके जो भी ऑप्शनल विषय है द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें। तो इस जो रणनीति आज के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि रणनीति पर हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है आपका, जो परीक्षा आप यूजीसी नेट जेआरएफ की किसी विषय से दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मालूम होगा कि इसका पैटर्न क्या होता है। इसमें आपका फर्स्ट पेपर होता है और एक आपका द्वितीय पेपर होता है। द्वितीय पेपर आपका ऑप्शनल होता है, जो कि यहाँ विद्यार्थी मुख्यतः राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, तो उनका द्वितीय पेपर अपने विषय का होता है, और फर्स्ट पेपर जो है कॉमन सभी के लिए होता है। तो ये आप लोगों को मालूम होगा। अब द्वितीय प्रश्न यहाँ यह उत्पन्न होता है, सेकंड क्वेश्चन यह है कि मेंटोर जो होते हैं आपके, मेंटरशिप जो है उसकी क्या भूमिका है इस एग्जाम को सफल कराने में। क्योंकि यह द लाइसियम इम्तियाज सर, आई खान सर चला रहे हैं और प्रिंस सर भी एक अपना प्लेटफॉर्म चलाते हैं, तो मैं थोड़ी सी मेंटोर पे भी बात करूंगा, जो गाइडेंस आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। देखिए, मेंटोर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान के दौर में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, और नेट जेआरएफ को मैं बिल्कुल समतुल्य ही मानता हूँ स्टेट पीसीएस के, क्योंकि नेट जेआरएफ का जो प्रश्न पत्र है वो बाकी बहुत मुश्किल प्रश्न पत्र आने लगा है, तो मैं उसको बराबर ही मानता हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि
जो मेंटोर की जो भूमिका होती है, जो रोल होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी मेंटोर के साथ जुड़े रहिए, किसी भी गाइडेंस जो आपको अच्छे टीचर लगते हो, यूट्यूब पर हो या फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन जो भी टीचर हैं, उनके साथ जुड़े रहिए और उनके मार्गदर्शन में ही आप तैयारी करिए। क्योंकि तैयारी करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करने का तरीका है कि आप खुद से टेक्स्ट बुक पढ़ें, जो आपकी किताबें हैं परंपरागत, नोट्स बनाएं, पूरे सिलेबस को कवर करें और उसके बाद जाकर फिर तैयारी दें। तैयारी करो फिर जाके एग्जाम दें। तो ये रास्ता लंबा रास्ता है, मुश्किल रास्ता लगता है मुझे, क्योंकि किताबें इकट्ठी करना, फिर हर किताब को पढ़ना, उसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को निकालना और फिर जाके उन चीजों के आधार पर फिर उनको नोट्स बनाना, उनकी तैयारी करना, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को आसान बनाने का जो कार्य होता है, वो आपके जो गाइडेंस दे रहे हैं, आपके जो टीचर हैं, उन सबका काम होता है, क्योंकि वो इस सब प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। और इम्तियाज सर हैं या प्रिंस सर हैं या मैं स्वयं भी जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, तो हम लोग इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और हमें पता है कि यह प्रक्रिया अपने आप बहुत भारी भरकम होती है। तो हमारा मूल उद्देश्य यही होता है कि वो सारे नोट्स जो हमने अपने लिए बनाए हैं, उसके बाद भी हम लगातार पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो वो नोट्स जो है वो आसानी के साथ आप लोगों को उपलब्ध कराए जाए और आपका काम केवल इतना रहे कि जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं, वो नोट्स जो है आप आसानी से उन नोट्स को लें और उन नोट्स को याद करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो ये तो बात हुई कि जो मेंटोर हैं, जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है इस एग्जाम में, तो हमने थोड़ी सी उस पर बात की। और अब हम बात करते हैं कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या है नेट जेआरएफ में, कि नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है उसके क्वेश्चंस में लगातार परिवर्तन आ रहा है। आप देखिए कि आज से 2014, 15, 13 के क्वेश्चन उठा के देखिए और उसके बाद आप हाल फिलहाल 19, 20, 21 के प्रश्न पत्रों को उठाकर जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो आप पाते हैं कि इनके प्रश्नों में बड़ा अंतर है। अब पहले प्रश्न मूलतः फैक्ट बेस्ड होते थे, तथ्यों के आधार पर पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप 70 प्रश्न आ रहे हैं या पूरे 100 प्रश्न आ रहे हैं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को मिला के, तो केवल तथ्यों के आधार पर है। अब प्रश्न में क्या है कि आप जब प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि तथ्यों के साथ साथ अवधारणा के आधार पर भी प्रश्न आ रहा है। तो जब आपको पढ़ाई करनी है और आप इस पूरी प्रक्रिया में है इस एग्जाम के, तो आपको ध्यान देना है कि केवल फैक्ट रटने से आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होंगे। मैं इतना मानता हूं कि अगर आप फैक्ट रट रहे हैं तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप पानी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा अपनी पढ़ाई में। और उसमें क्या करना होगा कि फैक्ट्स के साथ साथ पूरे विषय की अवधारणात्मक समझ, कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट क्लैरिटी है ऑफ अ सब्जेक्ट, ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो राजनीति शास्त्र की क्या समझ है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो समाज शास्त्र की क्या समझ है वो आपके पास होनी चाहिए। तो हमने बात की कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है उसको कैसे कवर करेंगे। तो उसको कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को, मतलब कि तथ्यों के साथ साथ आपको अवधारणा को विकसित करना होगा। और कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो अवधारणा के आधार पर ही हल कर सकते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि तथ्यों के साथ साथ अवधारणा के स्तर पे भी पढ़ने का प्रयास करें। अब इसके बाद आता है कि जैसे मैंने कहा कि तथ्य और अवधारणा, तो बड़ा प्रश्न होता है जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी बच्चे करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि इतने सारे तथ्यों को कैसे याद किया जाए। बुक्स के नाम याद करने होते हैं आपको, बहुत सारी डेट्स याद करनी होती हैं आपको, बुक्स भी वो सीक्वेंस से मिलाने के लिए दे देते हैं कि कार्ल मार्क्स की किताब है, उन किताबों को मिलाइए। तो है कि इन किताबों को और इतने सारे इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज कैसे किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की समझ। तो मैं उस पर भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इसके लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहला जो कार्य है वो है कि आप कुछ बुक लिस्ट तैयार कर लें। एक निश्चित सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक निश्चित पाठ्यक्रम जो है उसके अनुसार आप कुछ अपनी किताबों को निश्चित कर लें। और क्या है कि मटेरियल जो आपका रहे तैयारी का, वो तो लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए, ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए। कि हर विषय पर, जैसे कि आपके पॉलिटिकल थिंकर पर कोई एक किताब हो, जैसे आपके सोशोलॉजी के थिंकर्स हैं उन पर कोई एक किताब हो, या कोई एक नोट्स हो, तो मटेरियल ऑथेंटिक हो और उसके साथ साथ लिमिटेड हो। अब याद करने का क्या तरीका होता है कि जो ऑथेंटिक मटेरियल और लिमिटेड मटेरियल आपके पास है, आपको उस मटेरियल को बहुत अधिक बार उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके जो तथ्य है और जो अवधारणा है वो मेमोराइज हो जाती है, वो आपको याद हो जाती है। देखिए, मैं चूंकि अध्यापन के क्षेत्र में लंबे समय से हूँ और मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर और इस सब का इंटरव्यू फेस किया है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम केवल ना तो आप समझ से पास कर सकते हैं और ना केवल तथ्यों को रटने से पास कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, अवधारणा भी होनी चाहिए विषय की और विषय के तथ्य भी आपको रटे हुए होने चाहिए। तो रटने के लिए एक ही जो फॉर्मूला होता है, मेथड होता है, वो सिर्फ यही है कि आप ऑथेंटिक मटेरियल सबसे पहले कलेक्ट करिए और आपका मटेरियल लिमिटेड होना चाहिए और उस मटेरियल का नंबर ऑफ रिवीजन जो है, उसकी जो आपकी पढ़ने की पुनरावृत्ति है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। आप जितना रिवीजन करेंगे अपने मटेरियल का, आपको वो उतना ही याद रहेगा
और एग्जाम में जाकर आपके क्वेश्चन सही होने की जो प्रायिकता है वो उतनी ही अधिक संभव और सही होगी। तो क्या करना है आपको फैक्ट्स याद करने के लिए आप सबसे पहले मटेरियल का सिलेक्शन करिए। और ये मटेरियल का सिलेक्शन कहाँ से होगा? ये सब मेंटोर का काम होता है जो गाइडेंस करते हैं आपको। आई खान सर जुड़े हुए हैं, प्रिंस सर जुड़े हुए हैं, क्योंकि खुद प्रिंस सर सिलेक्टेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है सोशियोलॉजी में। तो इन लोगों से गाइडेंस लीजिए कि सर हमें क्या पढ़ना है, और इन पर भरोसा रख के, और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी आपके टीचर जो भी पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो उनसे जुड़कर आप ये पता करिए कि क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, और उन्हीं किताबों को आपको भरोसा रख के बार बार पढ़ना है, तभी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप आज एक किताब पढ़ रहे हैं, आज बीएल फाड़िया पढ़ रहे हैं, कल जाके आप डीडी बसु पढ़ रहे हैं, फिर सुभाष कश्यप पढ़ रहे हैं लगे इंडियन पॉलिटी के लिए, तो फिर समझ लीजिए कि सफलता से आप लगातार दूर जा रहे हैं। तो ऑथेंटिक जो बुक लिस्ट तैयार करिए, और वो बुक लिस्ट बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, और उसका नंबर ऑफ रिवीजन बहुत अधिक होना चाहिए, तभी आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद सवाल है कि जो है कि नंबर ऑफ रिवीजन हम भरोसा कैसे करें किसी पर, कि हमें कोई जो है किताबों के बारे में अच्छा बताएगा। तो उसके लिए यही है कि जैसे आई खान सर जुड़े हुए हैं, प्रिंस सर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये लोग स्वयं क्वालिफाइड हैं उस विषय में। सोशियोलॉजी में ये लोग जेआरएफ क्वालिफाई है, वो प्रोफेसर। तो इन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, ऐसी टीचर पर जो उस विषय की एक्सपर्ट है, उस विषय में उस एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो यही बात है, देखिए ये आप फर्स्ट पेपर के लिए भी यही रणनीति अपना सकते हैं, और समाज शास्त्र के लिए भी अपना सकते हैं, और राजनीति शास्त्र के लिए अपना सकते हैं। तो मैं अपनी बात को अब यही विराम देना चाहता हूँ, और कोई इम्तियाज सर सवाल हो तो आप बिल्कुल बताइए। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने बताया, सबको बताया कि भाई कैसे तैयारी करना है, कि हाईएस्ट रिवीजन हमें कैसे करना है, और क्या सही दिशा होना चाहिए, किस क्या भूमिका है एक शिक्षक की आपको सफलता सुनिश्चित कराने में। तो सर ने बताया, राजनीति विज्ञान के बारे में बताया। अब मैं प्रिंस सर से कहूँगा कि वो समाज शास्त्र के जो बच्चे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनको बताइए कि सब्जेक्ट में किस हिसाब से तैयारी करना है, और फर्स्ट पेपर की किस हिसाब से तैयारी करना है, ताकि अपनी जो सफलता है और जो रिजल्ट है उसमें हम अपना नाम दर्ज करा सकें। क्योंकि तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन रिजल्ट में नाम आना एक बड़ी बात होती है। तो आप सफल हैं, कई बार सर नेट क्वालिफाई है, कई बार नेट क्वालिफाई है, और हमें नहीं लगता कि सर का ऐसा कोई भी एग्जाम हो किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ना निकाला हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश का तो कोई बचता ही नहीं था सर से। आज सफल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनका मार्गदर्शन लेंगे और समझेंगे कि किस हिसाब से तैयारी करना है। यूजीसी नेट जेआरएफ की दिशा में सर बताएंगे कि क्या करना है। सर आपका स्वागत है, थोड़ा मार्गदर्शन। सर और फैजान सर, आप दोनों ने काफी बेहतर से बताया जो भी एग्जाम का जो भी पैटर्न है, और पैटर्न के अलावा भी जो सिलेबस है, और जो सिलेबस है विभिन्न जो सेगमेंट्स में डिवाइड है, उन सब सारी चीजों को काफी बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया, और समझाने में उसमें किस प्रकार की जो एक स्टूडेंट के लिए जो एक डिफिकल्टीज आ रही हैं उनके बारे में काफी अच्छे ढंग से बताया। उन्हीं में मैं सारी चीजें अपनी अकॉर्डिंग मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा, और जिससे जो भी जुड़े हैं इस वर्कशॉप में वो उससे लाभान्वित हो सके। और हमारे जो वर्कशॉप का सबसे मेन हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट यूजीसी नेट 2023 का है, और साथ ही जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम है वो। अब ये दोनों एग्जाम देने का उद्देश्य या दोनों एग्जाम को ही सिर्फ टारगेट करने का उद्देश्य ये था इस वर्कशॉप को चलाने का, कि आप सब देखते हैं कि जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, साथ ही जो यूपीएचईसी का जो पेपर है, जीएस का पेपर, उन दोनों में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इक्वली हैं, और इक्वली होने की वजह, इक्वल होने पे दोनों को साथ अगर लेकर चलते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं नहीं होती हैं। इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए हम सब सारे लोग अलग अलग करके कार्य न करके एक साथ हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने का प्रयास किया है, और प्लेटफॉर्म पे एक साथ आने का भी एक उद्देश्य ये अलग रहा कि जैसा कि आप सभी ये चीज इससे वाकिफ होंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी एक सारे सब्जेक्ट या सारे पार्ट में विशेषज्ञ हो जाना ये थोड़ा सही नहीं है। जैसा कि आज का वर्तमान का जिस प्रकार का ट्रेंड है, उस ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति एक विषय में विशेषज्ञ नहीं हो सकता है।
वो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक एरिया होगा जिसमें वो क्या होगा, काफ़ी अपने आप में अच्छा होगा। ठीक है? इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने राजनीति विज्ञान की राजनीति शास्त्र के, जैसा कि फयाज़ सर हैं, उनका मार्गदर्शन लेंगे और साथ ही साथ इम्तियाज़ सर हैं, इम्तियाज़ सर का भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी बेहतर काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही और बहुत बताना तो उचित नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं लाइसेंस उनका प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब चैनल है और मेरा भी है, उससे बहुत सारे लोग आप सभी लगभग परिचित होंगे। ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, हम टॉपिक पे सीधे आते हैं। तो ये उद्देश्य था कि हम सब सारे लोग एक साथ मिलकर के कार्य किया। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि जो पैटर्न है एग्जाम में, आप जो भी पेपर का जो भी पैटर्न है, पेपर में आप देखते हैं कि पेपर का एक कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है, जैसे फैज सर ने कहा कि उसमें तथ्यात्मक आधार पे आप एक थोड़ी सी छोटी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जेआरएफ अगर आपको लेना है, यूजीसी नेट की अगर हम बात करें, तो जेआरएफ के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल की आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके साथ साथ ये तो हो गया कि पैटर्न, क्वेश्चंस का पैटर्न, वो चीज तो हम लोग करते ही करेंगे ही। अलग अलग सेगमेंट में जो भी डिवाइड है, चाहे राजनीति समाजशास्त्र हो, चाहे राजनीति का अर्थव्यवस्था से हो, चाहे राजनीति का पर्यावरण से हो, ये सब सारे अलग अलग तरीके से हैं। अब इन सब सारी चीजों को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करके हम सब सारे टीचर्स मिल करके इसे कराने का प्रयास करेंगे पूरा। अब अगर हम बात करें तो इसकी मटेरियल्स मिलने में कितनी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बुक उठा के देखना शुरू कर दें, या मार्केट में आपकी जो भी अवेलेबल है जो भी मटेरियल, वो मटेरियल आपकी इनकम्प्लीट होंगी, और इनकम्प्लीट छोड़ दीजिए, आपको इक्वली चीजें मिल जाए, ये बहुत बड़ा मुश्किल है। मार्केट में बहुत सारी अरियन, सबको पता है, अरियन जैसी बुकें गाइडें पड़ी हैं, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको जो काम की चीजें हैं आपके बिल्कुल नहीं जाएंगी सारी चीजें। तो यहाँ पर अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उनके अलग अलग प्रकार की अलग अलग बुकें पढ़नी पड़ेगी। और अब आपको लाभ क्या होगा हम लोग से जुड़ने का? अब कुछ लाभ के उद्देश्य से तो आप लोग जुड़े हैं, तो हम लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि उन सब सारी चीजों को आप इक्वली करके, या इक्वली ढंग से आप क्या करोगे, आप सब सारी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर मिल जाएगा आपको, और उससे आप क्या करेंगे, लाभ उसे प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है? अब इसी तरह ये तो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर के संबंध में हमारी जो भी डिस्कशन चर्चा थी। अब अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, तो यूपीएससी में भी सेम बात लागू होती है। अभी फैज सर ने ये भी कहा कि जो हम रणनीति जो हम बता रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, वो चीजें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर काम नहीं होती है, बल्कि वो सब सारी चीजें सारी बातें सब्जेक्ट पर चीजें लागू होती है। ठीक है? अब रही बात हमें पढ़ना कैसे चाहिए, क्या भाई उन सब सारी चीजों में, तो उन पर भी काफी हद तक कुछ लोगों पर फैज सर ने बात कर लिया है, उसी में हम थोड़ा और भी जोड़ेंगे कि आपको चीजें लिमिटेड सोर्स रखनी चाहिए। लिमिटेड सोर्स, जैसे कि मैंने कहा कि चीजें हम ढेर सारी चीजें इकट्ठा करके कंप्लीट करके, और बाद में हम जब एग्जाम नजदीक आया तो उसे हम रिवाइज न कर पाए, रिवीजन न कर पाए, तो हमें लिमिटेड रिसोर्स रख करके और ऑथेंटिसिटी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑथेंटिक होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए, और उनका रिपीटेशन के अनुसार रिपीट करते रहते, रिवीजन। आपको यकीन नहीं होगा, सफलता हुई है, उस सफलता में सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन था। मैं ढेर सारी चीजें अपने पास इकट्ठा नहीं रखता था। अगर आज भी कोई पूछता है तो ढेर सारी मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े हैं, जो महत्वपूर्ण थे उनके संबंध में हमने किया, और उसके साथ साथ मल्टीपल बार उन्हें क्या किया, रिवीजन किया। इसी के आधार पे जो भी सारी चीजें सफलता हमें प्राप्त हो सकी। ठीक है? तो वो सब सारी, तो यही है, तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण, तीन चार चीजें यही कि आपको ऑथेंटिक होना चाहिए, साथ ही तीसरी बात उसे मल्टीपल रिवीजन आपको जरूरत होती है, और फिर देन आप क्या जो भी होगा प्रैक्टिस भी आप करोगे, तो उसमें क्वेश्चन गलत होते हैं वो भी आपको बार बार रिवीजन करने होंगे। और रही बात तथ्य की, जैसा फैज सर ने कहा, तथ्य के लिए भी आपको यही काम करना होगा। आपको बार बार, जैसे आप सुबह शाम आप करते नहीं हो, आप मोबाइल देखते हो, आप खाना खाने के बाद मोबाइल देखते हो, मोबाइल देख कर ना करके आप उसे रिवीजन कर लीजिए। ठीक है? जैसे आप रिवीजन करते हो, रिवीजन के आप समझिए कि वही रिवीजन कर रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो। ठीक है? तो मतलब ये सब सारी चीजें, ये तरीके हैं, ये सब सारी चीजें। और इम्तियाज सर कुछ और अगर जोड़ना चाहें तो आप बोलिए। हाँ।
जी, जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से आपने अपना जो सफ़र है यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो क्या-क्या किया है, वो हमें अनुभव शेयर किया। आपका स्टॉक ऑफ नॉलेज था जो आपने हम लोगों को दिया और जो तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर किया कि भाई कम मटेरियल रखना है, सिलेक्टेड किताबें रखना है और कई बार उनका रिवीजन करना है। और अगर यही देखें तो डॉक्टर फयाज़ हुसैन सर ने भी यही सब बातें कही कि रिवीजन पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का सामंजस्य आपकी सफलता को निश्चित करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारा ऑनलाइन जुड़ने का मतलब यही था, इस वर्कशॉप का मतलब यही था कि एक सही रणनीति के साथ हम अपनी सफलता को कैसे निश्चित करें। मैं यहाँ पर बात आगे बढ़ा रहा हूँ और उसमें मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएचईएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके पास दो चीजें होती हैं। एक तो पिछले साल के पेपर होते हैं और दूसरा आपके पास एक सिलेबस होता है। तो पिछले साल के पेपर आपको ये बताते हैं कि पूछा क्या जा रहा है और पूछा कैसे जाता है। सिलेबस ये बताता है कि पूछा कहाँ से जाएगा। बात समझने का प्रयास करिए, दो ही चीजें हैं। पिछले साल के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको बताते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 10 साल के पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए। क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं वो सिलेबस तय करता है। तो दोनों चीजों को आपको लेकर चलना है कि क्या है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, तो सोशियोलॉजी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजनीति विज्ञान में भी 100 क्वेश्चन। हमने एनालिसिस किया, हमने सोशियोलॉजी के पेपर को देखा यूजीसी नेट के, तो उसमें से 50% प्रश्न ऐसे हैं जो निश्चित 5 से 4 या 5 यूनिट में पूछे जाते हैं। तो जो 4 या 5 यूनिट जो हमारी है, तो सबसे पहला जो थिंकर्स वाला पोर्शन है उसमें से लगभग 20 प्लस प्रश्न आ जाते हैं। तो जो पहली यूनिट है हमें वो अच्छे से तैयार कर लेनी है। और जो आरएम यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, लगभग 10 प्रश्न इससे पूछ लेते हैं, 10 प्लस मान के चलिए, ठीक है। और 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब आप, मैं पॉज कर रहा हूं अपने आप को, 1 मिनट में आप। हाँ, जैसा कि इम्तियाज सर ने कहा, हम लोग आगे करते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें इम्तियाज सर जब बोल रहे हैं तो मुझे भी थोड़ी चीज याद बोल जरूरी है। जैसे इस सेंस में कि आप देखते हैं कि जो आपका नेट का जो फर्स्ट पेपर नेट का जो भी पेपर, चाहे फर्स्ट पेपर का हो वो पेपर, चाहे सब्जेक्ट का हो, दोनों के संदर्भ में आप देखते हैं कि चीजें कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल सेंस अगर हम बात करें कि लाइन टू लाइन अगर आप कहें कि क्वेश्चन आपको मिल जाए तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये मुश्किल आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी आपको ये चीज दिखाई दे रहा है, पेपर्स में भी दिखाई दे रहा है। अब वो चीजें आपको ये मांगती है कि आपको सिलेबस जो दिया है वाकई आप आपके आपके उसका अनुसार कॉन्सेप्ट नहीं है, या आपका कॉन्सेप्ट अगर उस पर क्लियर नहीं है तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। अब इसकी करना है सिलेबस तो आप, लेकिन आप क्वेश्चन अधिक से अधिक टैकल करने का प्रयास करिए। उन्हें अधिक उनसे संबंधित जो भी आपका प्रैक्टिस इसमें जो शब्दावलियों से करके गहराई ये आपकी एबिलिटी आपकी रहे कि एक कच्चे काम के रूप में आपको आप कर पाओगे। आप जाके जब एग्जाम जाओगे तो वहां पर भी आप यही काम करोगे और फिर पढ़ने का तरीका इंडिया सर ने कहा था कि हिंदी के जो पैटर्न लगातार है, चेंज हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि 70% या 80% आप उसमें से 20% जो क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन के आंसर कहीं डायरेक्टली आप नहीं पाते हैं, आपको मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप देख लीजिए लगभग 65-70 तक आप JRF हो जा रहे हैं और उसके बाद 30% आपको नहीं है। तो वो 30% में हमको कारण करके जो भी हमारा 70% है उस पर काम करें, जो हमारे प्रकार उनको हम करते हैं ना कम से कम। अब बात आते हैं हम नेट के जो पेपर के अभी जैसे कि विद्या सर ने अभी बोला कि सिलेबस पे चर्चा कर रहे थे, सिलेबस के 3-4 या कह सकते हैं 4-5 ऐसे यूनिट हैं जिनसे लगभग जाती सबसे
लेकिन पहला जो हमारा यूनिट है, फर्स्ट जो हमारा यूनिट है, सोशल थिंकर से जो हमारा ये है, वो तो कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके मिल जा रहे हैं, वो तो डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन इनडायरेक्टली भी कहीं न कहीं जो आपके थर्ड यूनिट या फिफ्थ या सिक्स्थ यूनिट में जो आपके टर्म्स हैं, जो भी है उसमें शब्दावलियाँ हैं, वो शब्दावली कहीं न कहीं उस थिंकर से ही रिलेटेड है। तो आपके जो थिंकर्स वाला पोर्शन है, आपका क्वेश्चन क्या करता है, कंपनी का काम करता है। इसी प्रकार हम यूनिट दूसरे की बात कर रहे हैं, तो दूसरे में भी आप सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, वो सब लगभग आप दोनों चीजों मिलाकर दो ही से मिला करके आप लगभग 25 या 30 तक करते हैं क्वेश्चन। जी सर, मैं यही कह रहा था सर कि जो मतलब प्रश्न जहाँ से उठाए जा रहे हैं सब्जेक्ट में, तो जैसे थिंकर्स वाला जो हमारी पहली यूनिट है वहां से प्रश्न लिए जा रहे हैं, और जो आरएम है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी, वहां से 10 प्रश्न ले लेता है, थिंकर से लगभग 20 प्रश्न ले लेता है। और अब एक हमारे सब्जेक्ट में खासकर सोशियोलॉजी में कि अब हमें 10 क्वेश्चन फ्री के दे दिए जाते हैं एग्जाम में पैराग्राफ के द्वारा, तो आपको 40 प्रश्न पे कमांड तो यहाँ पर बन गई कि आपने थिंकर्स को सब अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग 20 प्रश्न आपके ये पकड़ में है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ लिया 10 यानी 30 प्रश्न पकड़ में है, पैराग्राफ को अगर अच्छे से कर लिया आपने यानी 10 क्वेश्चन पूरे जो फ्री के हैं बिल्कुल वही पढ़ना है वही देखना है और बस अच्छे से पढ़ के अच्छे से यानी 40 प्रश्न। और आपका एक थर्ड यूनिट आती है जो बेसिक कंसेप्ट है और लगभग उसमें ले दे के डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 10 क्वेश्चन आपको वहां से मिले, यानी आपने केवल 3 यूनिट तैयार की और 50 प्रश्नों पर आपने पकड़ बना ली। अब रही शेष जो यूनिट जैसे सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट है, सोसाइटी एंड आईसीटी है, कल्चर का एक यूनिट है, एक पॉलिटिकल का यूनिट है, एक इकोनॉमिक्स का यूनिट है, ये परिवार के जो चेंजिंग पैटर्न है उस पर यूनिट है। तो इन सब पर जो प्रश्न बनते हैं वो अवधारणात्मक आधार पर बनते हैं, फैक्ट भी उनमें होता है लेकिन अधिकतर प्रश्न आपसे अवधारणात्मक रूप से पूछे, तो यही होता है। अब बिल्कुल मिसलेनियस टाइप में होते हैं जो भी प्रश्न होते हैं, मतलब जीके टाइप में, वो चाहे एनवायरनमेंट का हो, अगर आप देखिए वो जनगणना कर देख लीजिए, लगभग 6-7 क्वेश्चन का भी पूछ लेता है जनगणना के क्वेश्चन। हाँ, या अगर आप उसमें देखते हैं, आप उसमें क्राइम वाला आप देख लीजिए, ये तो सारे बिल्कुल फिक्स्ड है। अब जैसे क्राइम का क्वेश्चन, जैसे सर ने कहा कि क्राइम का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भाई हमें जो रिपोर्ट आती है क्राइम की हमें वो पढ़ना पड़ेगी, या जो आजकल एक पैटर्न बन गया है कि प्रौद्योगिकी नीति से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो साहब हमें वो पढ़ना ही पड़ेगा। आप कहाँ से पढ़ेंगे, आप इतना नहीं सोच पाते हैं, तो इसी के लिए जैसे फयाज सर ने बताया था कि आपको एक अध्यापक की बहुत जरूरत होती है। अब दूसरी बात हमारी चलती है कि सब थिंकर्स को जितना सिलेबस में दिया इतना ही पढ़ना सब कुछ नहीं। मैं एक बात करूंगा, जब क्रिकेट खेली जाती है और सब यहाँ पर क्रिकेट देखते हैं, कभी ना कभी देखे, तो जब बॉलर बॉल डालता है तो कुछ दूर से रनअप लेता है और क्रीज पर आके खड़ा होता है, फिर उसके आगे बॉल डालता है और सीधा विकेट आपका रिजल्ट, और वहां पर हिट करने की कोशिश करें। तो ऐसे ही अगर जोखिम दिया है तो आपको रनअप लेना है सेंट साइमन से, यानी सेंट साइमन पढ़ोगे, अगस्त काम्टे पढ़ोगे, स्पेंसर पढ़ोगे, दुर्खीम पढ़ोगे, और दुर्खीम ने सब कुछ सही नहीं कहा तो उनकी आलोचना भी हुई, यानी जेफरी अलेक्जेंडर को भी पढ़ोगे। ऐसी कार्ल मार्क्स पे बात आती है, केवल कार्ल मार्क्स लिखा है, हीगल के बारे में तो नहीं लिखा है, प्रोधो के बारे में तो नहीं लिखा है। अब जब आप प्रोधो को पढ़ोगे, हीगल को पढ़ोगे, जब तो कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे, और कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे तो हेबरमास को पढ़ोगे, अल्थ्यूजर को पढ़ोगे, कोजर को पढ़ोगे, कॉलिंस को पढ़ोगे, डेरेनडार्फ को पढ़ोगे, यानी एक थिंकर से कई लोग जुड़े होते हैं। और इस हिसाब से आपको एक सामान्य रूप में अगर कोई बताएगा तो वो आपको एक अध्यापक ही बताएगा, आपका मेंटर ही आपको बता पाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए, तभी तो आप निश्चित सफलता अपनी तय कर पाओगे। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, सबके पास अपनी रणनीति होती है, लेकिन सफलता सबको प्राप्त नहीं होती है। उसका कारण एक ही होता है कि आप या तो सही शिक्षक के टच में नहीं है, या आपकी जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं है। और पिछले साल का मैं फिर से कह रहा हूँ, लोग अभी कह रहे हैं कि पिछले साल साहब नहीं पूछा जाता, भले ही पिछले साल के प्रश्न पूछने की प्रकृति कम हुई हो, लेकिन पिछले साल के प्रश्न आपकी समझ भी बढ़ाते हैं, सिलेबस पर आपकी पकड़ भी बनाते हैं। इसलिए पिछले साल को हमें नहीं छोड़ना है, सिलेबस को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, हर एक सिलेबस को पढ़ना है, सिलेबस के हर एक पॉइंट को पढ़ना है। आपको सारे मटेरियल नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे YouTube चैनल पे जुड़िए, हम एक ऑफलाइन भी बैच चलाएंगे, आप उसमें जुड़िए अगर इच्छुक हो।
नहीं तो आप हमारे YouTube के माध्यम से जुड़कर भी आप लाभ ले सकते हैं। और मैं अंत में अपनी जो बात कहना चाहता हूँ, जो मुख्य उद्देश्य है, सिर्फ हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रिंस सर से जुड़ जाइए, फयाज सर से जुड़ जाइए, हमसे जुड़ जाइए और अपनी निश्चित सफलता कीजिए। नहीं, आप एक आजाद परिंदे की तरह हैं। आपको सब पता है कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और ये 2 लाइनों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हम आपको कुछ नहीं सिखा सकते, प्रिंस सर कुछ नहीं सीखने वाले आप खुद हैं। हम आपको केवल मार्गदर्शन करेंगे और वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। यानी विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूं कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो हम कितना भी कोशिश करें या हमसे जुड़े आप या ना जुड़े, तब भी आप सफल हो जाएंगे। और आप तो ठान लीजिए, आपको किसी तालीम की जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे। विद्यार्थी बहते हुए पानी की तरह होता है, जिसे रास्ता भी नहीं दिखाया जाता है, वो अपनी मंजिल स्वतः प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ जुड़ जाते हो तो आपको कम मेहनत लगती है और आप अपने सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं बस इतना ही यहाँ पर अपनी बात करूंगा। बाकी प्रिंस सर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कहें, और अगर आप लोगों के किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप जरूर। हाँ सर, इन लोग से एक प्रश्न ले लिया जाए और फिर इनका जो भी आंसर होता है, क्योंकि अभी तो हाल ही में एग्जाम सब हुए हैं लगभग, और ये सब सारे लोगों ने लगभग एग्जाम दिया भी है, तो उनका क्या फीडबैक रहा है जी? हाँ, ये भी पूछ लेते जी, आप लोगों के प्रश्न पूछिए। अगर किसी का प्रश्न नहीं, आप जो भी प्रश्न आप अपना अनुभव बताइए, जो भी लोगों ने एग्जाम दिया है अभी हाल में। अभी सोशियोलॉजी का भी 1 अक्टूबर को हुआ है एग्जाम, तो उससे संबंधित जो भी आपका अनुभव रहा हो। हमें लगता है अभी आंसर उसकी आई भी नहीं है शायद, उसका जो भी पेपर, लोगों का जो एग्जाम पेपर है वो अभी आया भी नहीं है, अपलोड भी नहीं हुआ। तो आप सबको जो भी आपकी जानकारी हो, आपको भविष्य के लिए भी और जो आपने किया है उसमें क्या डिफिकल्टीज है, क्या चैलेंजेस है, उससे संबंधित जो आपके प्रश्न हो। हाँ बिल्कुल, आप करिए जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है सर। तो अब अपना ओपन वर्कशॉप था, अपन यही इसको समाप्त करते हैं सर, और YouTube के माध्यम से इनसे जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कभी भी कोई भी प्रश्न का लगता है तो आप प्रिंस सर से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर फयाज सर से पूछ सकते हैं। फयाज सर चूंकि राजनीति विज्ञान के हैं, तो अगर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से भी जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप डॉक्टर फयाज सर से पूछिए, और प्योर सोशियोलॉजी का कोई प्रश्न है तो प्रिंस सर आपको बताने के लिए उपलब्ध हैं। हम आपके साथ जुड़े ही हैं। इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखिए और अपनी सफलता को निश्चित अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। ठीक है सर, फिर आज के लिए इतना ही। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि सब जुड़े हैं, और सबका धन्यवाद। ऑफलाइन कहाँ पे क्लास चलेगा ये तो बता दीजिए। नहीं सोनाली, यहाँ पे अभी ऑफलाइन क्लास के लिए भी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। वो भविष्य में हो सकता है, जब नंबर ऑफ पीपल्स जो भी उनके बढ़ने की जो भी चांसेस इंक्रीजिंग होगी तो उसी अकॉर्डिंग वो डिसीजन लिया जाएगा। क्या होता है, करूंगी यूजीसी के लिए दोबारा। इस बार तो मैंने डाला है, बट चांस मुझे नहीं लग रहा है कि इतना अच्छा आएगा। बट नहीं आपने डाला नहीं, आपने एग्जाम दिया होगा ना इस बार, एग्जाम दे दिया होगा ना इस बार अच्छे से, मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस करके आए हैं, बट फिर भी डर लग रहा है कि उतना अच्छा हुआ नहीं है। नहीं वो तो माइनस मार्किंग नहीं, वो तो सभी करेंगे सारे क्वेश्चन। उसमें पूरा मैंने करके आया है, फिर भी मुझे क्वेश्चंस को लेकर अंदर से डर है कि मैंने उतना अच्छा किया नहीं, फिर भी सारा करके आई हूँ, तो नंबर को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी की अच्छा नहीं कर पाई हूँ। जो भी सूचना होगी वो आपको पब्लिकली दी जाएगी, जो भी सारे लोग हैं, ठीक है। और हम लोग दोबारा फिर से प्लान करेंगे कि जो भी अगर आपकी जो भी वर्कशॉप होता है, क्योंकि वर्कशॉप एक दिन का नहीं होता है, वो कई दिन का होता है, 2-1 दिन का होता है, लगभग 3 दिन मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान किया जाएगा, हम सब सारे जो भी शिक्षकगण हैं वो मिल करके हम लोग डिसीजन लेंगे, और उसके संबंधित जो भी प्लान होगा आपको फिर उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, जो भी इसकी होगी सूचना। सर बता देते को कुछ तैयारी करने के लिए। कुमारी आपका नाम क्या है? सुजाता। सुजाता, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
मतलब आपने अभी एग्जाम दिया है इस बार? ए में थर्ड सेमेस्टर हूँ एसी कॉलेज से। ओके सुजाता। तो आपने अभी ये फॉर्म तो नहीं भरा था ना इस बार? डाल दी थी मैं, पेपर भी देकर आई हूँ मैं सर। अच्छा 1 अक्टूबर। कैसे हुआ आपका पेपर? यही तो आपसे पूछा जा रहा था, अभी फीडबैक यही लिया जा रहा था, बताइए। सर पेपर तो सही हुआ है हमारा। पेपर सही हुआ है? पढ़ा था कि नहीं इसके पहले से? तो उसमें जो तो आया सो की हूँ। हाँ, मतलब आप बिल्कुल फ्रेशर हो इससे संबंधित। ओके जी। और किसी का तो बताइए क्या प्रश्न है आपका इससे रिलेटेड? मैं पूछ देखो, कुछ बुक का नाम बता देते आप। बुक्स का नाम पर्टिकुलर बुक्स अगर हम बोले कि आप किसी एक पुस्तक से, अभी मैंने अभी चर्चा में बोला भी है कि पर्टिकुलर किसी पुस्तक को अगर आपको नाम बता दिया जाए कि आप ये पुस्तक पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने भी ऐसा कभी नहीं किया है कि हम लोग एक पुस्तक पढ़े हो और सब सारा काम हो गया हो। उसके लिए आपको डिफरेंट चीजें आपको देखनी पड़ेंगी अलग अलग सेगमेंट्स में। लगभग अगर हम कलेक्शन की बात करें बुकों की, तो लगभग 7-8 और उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं है, 7-8 से कम नहीं है। पूरे जो सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस में अगर हम कहते हैं तो 7-8 बुकें आपको देखनी पड़ेंगी। उसमें से आधा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूरा आपको बुक देखनी है, लेकिन जो मटेरियल है वो मटेरियल ऐसे से अलग अलग बुकों में क्या है डिवाइड है। सर तो मैं वहां पे यहाँ आपको पे करना हाँ मैं यहाँ पे जी थोड़ा सा सुजाता जी को बताना जी चाहता हूँ कि देखो आप अभी बिल्कुल नए रूप से आप अभी थर्ड सेम में हैं, तो आप किताबों के चक्कर में अभी मत पड़िए। आप बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल पढ़िए और एग्जाम को दीजिए, क्योंकि किताब एक 300-400 पेज की होती है और उसमें जो पूछने लायक बात है वो लगभग जब एक टीचर पढ़ता है तो उसी किताब को पढ़ लेता है और वो लगभग 20 से 25 पेज में उसको उतार लेता है। जैसे आरएम का किताब आप अभी रावत पब्लिकेशन वाला लेंगे या राम आहूजा का लेंगे तो वो बहुत मोटी मोटी किताब है, आप उलझ जाओगे। हो सकता है आप कहेंगे कि कितनी बड़ी तैयारी है, उसकी तैयारी इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, ऐसे थिंकर्स में आप किसी बड़ी किताब को अगर उठा लेंगे आप तो कोई मतलब नहीं है उनका, क्योंकि पूछना उनका कॉन्सेप्ट है, उनकी किताबें हैं। आपको प्रश्नावली से क्वेश्चन बनते हैं, अनुसूची से प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्नों की प्रकृति एक निश्चित होती है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो हमें नहीं लगता कि आप बहुत बड़ी बड़ी किताबें उठा के पढ़ो, लेकिन पिछले साल के पेपर और जो हमारा सिलेबस है उसके सिलेबस के हिसाब से आप किसी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक किताब पर मत जाओ कि इसमें से ही सब कुछ होगा। किसी में प्रश्नावली के बारे में अच्छा दिया गया है तो किसी में अनुभाविक अध्ययन के बारे में अच्छा दिया गया है, तो किसी में अनुसूची के बारे में अच्छा मतलब किसी में इंडक्टिव का है तो किसी में डिडक्टिव का है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दी गई है। एक ही किताब गागर में सागर वाला तो थोड़ा सा मुश्किल है बता पाना कि आप इसको पढ़ लो और आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप जुड़े, शिक्षकों से जुड़े, अपने मित्रों से जुड़े, पिछले साल के पेपर पढ़ें, गूगल का सहारा लें। और अगर आप किताबों के चक्कर में पड़ जाओगे तो जैसे सर ने बताया कि 8 से 10 का बंडल बन जाएगा और फिर वो बंडल ही बना रह जाएगा आपके दिमाग में, और जो कुछ एग्जाम में लेकर जाना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत ही सिलेक्टेड चीजें पढ़िए जो आपको एग्जाम में काम आए, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ लिखा होता है। भूमिका अधिक बनती है और फैक्ट एक निकलता है, तो सीधा फैक्ट को ही क्यों ना पढ़ लिया जाए भूमिका के चक्कर में। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। और जो एकदम सर आपका आवाज है। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रिंस सर का थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, पूछिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए सर। तो मैंने सर नेट का सर एग्जाम दिया ना सर 1 अक्टूबर को जी। सर उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, एक तो बहुत डीपली पूछा था, एक तो मेरा फर्स्ट टाइम था, और क्वेश्चन जो आए थे मैंने उसमें तो पढ़े भी नहीं थे, सब करके तो सभी आया मैं क्वेश्चन सर। देखो करके तो बेटा सभी सब कुछ आते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई ये कोई सी तो लगाना ही है किसी ना किसी को। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब चूंकि आपने तैयारी नहीं की है इसके पहले, इस बार का जो प्रश्न है हमारे कुछ
हमसे जो जुड़े हैं, जो हमारे छात्र हैं या मित्र कह लें, कुछ भी कह लें, वो लोग एग्जाम देने गए हैं और उन्होंने बताया है, हमारे मटेरियल से ही बताया, हमारे यूट्यूब वीडियो देखकर ही बताया कि सर अगर हम सही समय पे आपके सारे वीडियो देख लिए होते तो हमारे 10 नंबर अभी और बढ़ने वाले थे। तो कुल मिला के ये है कि आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। आपने अभी पढ़ा नहीं है बेटा, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बड़ा हैवी एग्जाम था। इस बार का एग्जाम आसान था। हाँ सर, डीपली भी आता ना सर, बहुत मतलब क्या कहते हैं, गहराई से जिसने पढ़ा हो बहुत ज्यादा। नहीं, इस बार का तो हल्का था पेपर, आप गलत कह रहे हैं। पेपर हल्का था, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। अभी पेपर आउट हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि पेपर का क्या नेचर रहा। तो हाँ, नीरका कुछ बोल रही है, बोलिए। हाँ। सर जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं ना, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको अभी जब तक कि उन्होंने आपका वीडियो नहीं देखा है तब तक उनको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे, जब आपने जो बात बोले मेंटर बहुत जरूरी है, जी जी, तो पहले मैं भी इन्हीं लोगों में से थी, आप ही लोगों में से थी, पर जैसे ही मैं इम्तियाज सर से जुड़ी, धीरे 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 बहुत, अभी का जो पेपर था वो बहुत अच्छा गया। देखिए जैसे नीरका जी ये कहना चाहती हैं, कुल मिला के थोड़ा शायद उनकी वॉइस कम आ रही है कि हमने साहब सर के वीडियो देखे हैं तो हमें बड़ी सहायता मिली, हमें पेपर आसान लगा। सर मेंटर, एज अ मेंटर हाँ, मेंटर के रूप में बड़ी सहायता मिली हमसे जुड़ने पे। तो ऐसा नहीं कि वो सब तारीफ कर रही है, उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आप भी जुड़े। हाँ, और शीतल जी आप भी जुड़े, मटेरियल देखें, पांडे सर का भी बहुत अच्छा मटेरियल है, मेरा भी बहुत, क्योंकि हम लोग तो एक ही साथ अब आपको उपलब्ध कराएंगे। कभी अगर हमारी क्लास रही तो हम लोग गूगल मीट पर क्लास लेंगे, और नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास अपने चैनल पर डालेंगे। तो आप जुड़े दोनों चैनल से, और नहीं तो हमसे गूगल मीट पर जुड़े। अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट जैसे नोट्स हो ना आपके, तो सारे सर के नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे PDF। हाँ, सारा टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF रहता है। आपको कुछ ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आप प्रिंट निकालिएगा और उसको ही पढ़ते जाइएगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आज से जितने भी दिन बाद, तब आप बोलोगे कि नहीं बहुत अच्छा पेपर गया सर। सर इस बार तो ये हुआ कि मुझे फर्स्ट पेपर टफ लग रहा था, सेकंड इतना इजी लग रहा था। अब जी केवल इन्होंने, नीरका जी ने क्या किया, केवल पढ़ा है, ये हमसे जुड़ी नहीं। अब इनका अनुभव कह रहा है कि साहब हमें तो पेपर सरल लगा, पेपर हल्का था। ये कह रही है मैंने तो लिखा भी नहीं, केवल प्रिंट ले लिए, सर ने जो टेलीग्राम पे PDF डाल दी थी। पेंटर है सर, मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि सर इतने अच्छे हैं। आप जितने बजे भी सर से बात करोगे ना, वो रिप्लाई करते हैं, हर चीज का बताते हैं, सटीक सटीक चीजें बताते हैं। दिलेशियम जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा है। जी जी जी। तो शीतल जी कोई मतलब ऐसा नहीं है, अब आप जुड़े हैं, अभी आपका क्या MA हो गया है आपका? जी सर, जी सर, मेरा लास्ट ईयर ही हुआ सर। अच्छा, लास्ट ईयर है आपका? अरे बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। 2021 में मेरा MA हो गया सर। अच्छा, 21 में हो गया है। हाँ, तो जी सर, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जुड़िए, सही रणनीति के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। मार्केट में बहुत से, अब अगस्त कॉम्टे का एक कॉन्सेप्ट है सेरिब्रल हाइजीन का, दिमागी शुद्धता का। अब दिमागी शुद्धता की जरूरत है यहाँ, हमें किसके साथ जुड़ना है। मार्केट में बहुत मटेरियल है, अब आपको खुद को निर्णय लेना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमने कहा है कि आप तो आजाद परिंदे की तरह हैं, आप तो किसी भी डाल पर बैठ सकते हैं। डाल थोड़ी ना कहेगी कि भाई इधर यहाँ अच्छी छाया है। तो आपको खुद तय करना है कि कहाँ मटेरियल है, स्वाविवेक की यहाँ जरूरत होती है। कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि सेरिब्रल हाइजीन की जरूरत है, दिमागी शुद्धता की जरूरत है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना सिलेक्टेड पढ़ना है, किस दिशा में चलना है। और कहीं फंसते हो तो प्रिंस सर से जुड़ जाइए, डॉक्टर फाया सर से जुड़ जाइए। मतलब हम लोग एक ही लोग हैं, हम में से किसी से भी जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब है आप तीनों लोगों से जुड़े। ठीक है, बाकी और पूछिए किसी का प्रश्न। जी जी, मतलब यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सर थोड़ा सा सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो ब्रेक हो रही है आवाज। हाँ, अब ठीक है? हाँ अब ठीक। तो यही जैसे कि इम्तियाज सर कहीं भी रहे, ये चीजें हम लोग एक साथ मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस जो भी उसको हम किस विषय पे या किस पॉइंट्स पे हम अपने आप में हमारा अच्छा है वो पार्ट, ठीक है। उस पार्ट पे हम लोग अलग अलग ढंग से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे आप सबके सामने। और हमारा टारगेट UGC नेट 2023 का ही रहेगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपका UPSC में आपका वो काम नहीं देने वाला है।
वो सब जो भी यूपीएससी को भी टारगेट किए हैं वो के लिए भी वो जानते हैं उसका बेनिफिट क्या बेनिफिट है यूजीसी नेट का, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी भी फॉलो करती है नेट को और पूरे भारत में ऐसा नहीं है, पूरे भारत की सबसे बड़ी अगर हम कहें तो परीक्षा सबसे बड़ी वही है अगर हम अपने सब्जेक्ट्स की बात करें टीचिंग से, कुल मिला ठीक के है, ये तो कहने का तात्पर्य है सर का उसी को ही फॉलो करते हैं। जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो जितने भी स्टेट के एग्जाम है सबके लिए आइडियल टाइप्स है, उसको आइडियल टाइप्स को देखकर सब अपना एग्जाम तय करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ में अपना परचम लहरा दिया तो स्टेट का कोई एग्जाम आपसे बचने वाला नहीं है, सर ये कहना चाहते और किसी का कोई प्रश्न है जो भी 1 अक्टूबर को इम्तियाज शीतल को वैसे 2-3 विद्यार्थी जो भी हैं अभी हाल में जब क्रैश कोर्स के रूप में मैंने दिया था तो उसमें शीतल था ये स्टूडेंट और उसमें जो 2 यूनिट को ही मैंने कराया था, वो कहते हैं फर्स्ट यूनिट जो उसमें थिंकर वन तो ही था इन लोगों को, तो उसके गुणात्मक उनकी जो भी उनकी जो क्वालिटी है क्वालिटी के संबंध में ज्यादा मुझे इतना बताने की आवश्यकता है, सब जानते हैं चीजें। और किसी को प्रश्न का जो एक्सपीरियंसेस है उन्होंने एग्जाम किया है फिर अपना अनुभव शेयर कीजिए, अपने प्रश्न पूछिए, अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, आपके पास अभी 10 मिनट और हैं और क्योंकि काफी समय भी हो गया है तो अगर नहीं होता है तो लोग लगते हैं। इम्तियाज सर आप अपने चैनल का भी नाम बता दीजिए प्लीज। हमारे चैनल का नाम द लीशियम है, चाहे आप पांडे सर से जुड़े हों या हमसे जुड़े हों, बेटा एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। और हम लोग अब एक ही चैनल पर आने वाले हैं, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट यूट्यूब पर भी कराया जाएगा और गूगल मीट के माध्यम से भी कराया जाएगा। जब आप पर्सनल गूगल मीट के माध्यम से जुड़ोगे तो वो उसका अलग प्रोसेस रहेगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हो तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसमें कोई आपसे वो आप लाभ ले सकते हैं, आप उसका बिल्कुल लाभ ले सकते हैं। और हमारे जैसे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हो तो उस पर आपको पर डे ऑब्जेक्टिव टाइप 50 प्रश्न आते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, उनको आप उनसे जुड़े रहिए। मेरे लेक्चर की जो भी पीडीएफ होती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है। जैसे नीरका जांगड़े ने बताया कि आपको लिखना भी नहीं है, केवल प्रिंट ले लीजिए और हाइलाइटर से मार दीजिए, आप 2-3 बार वीडियो के साथ पीडीएफ पढ़ लेंगे, आपको एग्जाम में लगेगा कि बहुत मदद मिल जाएगी। क्योंकि हमारे भी 4-5 साल से हम इसी क्षेत्र में जुड़े हैं, सोशियोलॉजी से जुड़े हैं, हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपना यानी हमारा जितना स्टॉक ऑफ नॉलेज था वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो यही पांडे सर का है, यही डॉक्टर फयाज सर का है, वो अपना बता रहे हैं। आप लोग जुड़े अपनी सफलता को निश्चित। इसके साथ साथ सर कुछ पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व विकास के लिए भी कुछ साथ चलेगा सर, 1-2 लेक्चर? हाँ मैडम, व्यक्तित्व विकास वो तो हमारे सोशियोलॉजी का पार्ट ही है, तो उस पर तो चर्चा होगी ही, और चाहे अपना जी वो तो चर्चा होगी ही। मतलब जिसका बैकग्राउंड है साइंस हो या कुछ हो तो फिर उनको थोड़ा सा डर सा लगा रहता है, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। पर जैसे इस बार का जो एग्जाम हुआ है तो यही नीरज है और एक विजय नाम का हमारा स्टूडेंट है, वो फोन करके बताता है कि सर जितने भी मूवमेंट्स के प्रश्न थे सब बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हुए। तो आसान तरीके से इसलिए सॉल्व हो गए कि आपने सही दिशा में पढ़ा है, या थिंकर्स के जितने भी प्रश्न आए थे सर बड़े आसान तरीके से सॉल्व हुए, उसका मतलब है कि आपने पढ़ा है। अब आप अगर वो लोग जैसे नीरका जांगड़े हैं, आप विजय जो है, अगर वो इन लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि अगर ये लोग किताबें लेके बैठ जाते, बड़े बड़े हरलंबाज रिडजर लेके बैठ जाते, तो हमें नहीं लगता कि सर उस हिसाब से भी पूछा जा रहा है। अभी प्रश्न बहुत ज्यादा गहरे भी नहीं है तो बहुत ज्यादा सरफेस नॉलेज के ही साथ नहीं है, मीडियम प्रश्न चल रहे हैं। तो आप पढ़ें, जुड़ें और आके अपने स्तर पर भी तैयारी करें। जी सर। सर अभी आपने जो बुकों का आपने कहा, तो बुकों में हम लोगों ने काफी चर्चा किया सोशियोलॉजी से संबंधित। हम फर्स्ट पेपर को कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हैं। एक फर्स्ट पेपर में भी यही चीज है। फर्स्ट पेपर में सारी आपको पता कि दिमाग जुबान सबकी पढ़ता तो है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं अटेम्प्ट होते हैं, 30-20-15 पे ही रुक जाता है। अब
अब वही वाली बात हुई ना कि आपके लिए आवश्यक क्या है, आपको नीड्स किसकी है, पेपर किस तरीके होता जा रहा है। क्योंकि हम लोग पुराने नहीं है, हम लोग रिसेंट की ही है। हम लोग कि 5 साल पहले हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, अब आज हम सिर्फ 2022 का हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने वो सब सारी चीज देखा है। जी जी, अभी भी एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। एग्जाम से कट गए हैं, हम अभी भी बैठते हैं एग्जाम में, बिल्कुल। ताकि उन चीजों से अपडेट रहें, आपको बेहतर बता पाए और आप अपनी निश्चित सफलता करें। अब तो पहले से भी सब बढ़ने वाला है, तो भाई जीआरएफ निकालो। अच्छा जी। तो अच्छा है। और वो बड़े जो 2 साल का था वो क्या था, एनरोलमेंट वाला जो था 2 साल का, वो 3 साल हो गया। 3 साल आपके लिए है कि आप 3 साल के। हाँ, वो तो बढ़ गया है सर कि आप 3 साल में एडमिशन ले लीजिए और फिर अरे मैं सर टाइम ड्यूरेशन के साथ पैसे की बात कर रहा हूँ, जो मेन प्रॉब्लम है लोगों की। तो अब चल रही है चर्चा कि लगभग 50 के ऊपर फेलोशिप हो जाएगी कुछ समय में, तो एक अच्छी खासी रकम होती है, कम मेहनत में अच्छी रकम नहीं मिल सर, इस पे जाएगी। भी चर्चा करना उचित है, क्योंकि बच्चा किस लिए आखिर पढ़ रहा है, सही बात थोड़ी है। ना ज्ञान करने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। वो नौकरी पानी और नौकरी साथ साथ फिर पैसे पाने पैसे के के लिए, लिए उसी के लिए पढ़ रहा है वो, जैसे तो उसके लिए भी बात करना जरूरी है। हाँ, तो एक अच्छी रकम होने वाली है जीआरएफ की भी, अभी भी अच्छी है। एसआरएफ में 42 मिलते हैं आपको, जीआरएफ में 36,000 मिलता है विद एचआरए, तो कोई मतलब कम नहीं है। तो आप अभी भी जीआरएफ करें, थोड़ी मेहनत करें और सफलता तो मिलती ही है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम लोग अब लेफ्ट हाँ, करते हैं, काफी समय देर हो गई है। टाइम हो गया, 1 घंटा। ठीक है क्या सर, तो फिर हम लोग लेफ्ट किए जाए, ठीक। किसी किसी का कोई ऐसा जी जी, ओके। हाँ, कोई बोलना चाह रहा था। ठीक है फिर, ओके ओके, सबका पुनः धन्यवाद और फिर कभी। ठीक, हाँ, सभी को धन्यवाद। थैंक यू।